नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आपके लिए मैकमिलन सीरीज मॉड्यूल बी पार्ट 2 में आपके लिए लेके आ गया हूं दोस्तों। तो जितने भी मैकमिलन की किताब में जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे और पार्ट 1 मॉड्यूल बी का ऑलरेडी आ चुका था। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूं, तो सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए जहां पे हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आज का जो पार्ट 2 का है वो क्या कहता है, देखिए। प्रोसेस मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग आर स्ट्रक्चर्ड एस। जो प्रोसेस मॉडल होते हैं रिटेल बैंकिंग के वो स्ट्रक्चर्ड कैसे होते हैं? हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल वेयर इंडिविजुअल प्रोसेस प्लेटफॉर्म सपोर्ट वन प्रोडक्ट ओनली। वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल वेयर फंक्शनैलिटी इज प्रोसेस्ड across all product. Predominantly horizontally organized model with some modularization within a product oriented feedback. And predominantly vertically organized model is a hybrid model that offers common information for most of the related services। और फिर लिखा है एनी वन ऑफ द अबव, इनमें से कोई एक आपको आंसर देना है। तो आपको बता दें कि भारत में देखो, फिर समझिएगा, इस क्वेश्चन को घुमाने के लिए रखा गया प्रोसेस मॉडल रिटेल बैंकिंग में कौन सा यूज किया था, कौन सा स्ट्रक्चर्ड है। तो भारत में चारों मॉडल में से कोई भी यूज किया जा सकता है किसी भी बैंक के द्वारा। ठीक। अब यहां पे हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल की बात करें, ये भी यूज होता है। वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल भी यूज होता है। प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल भी यूज होता है और प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल भी होता है। तो आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एनी ऑफ द अबव। यानी जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों? ई, एनी ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी मॉडल यूज किया जा सकता है। फिर क्या है? द टेक्नोलॉजी मॉडल अडॉप्टेड बाय बैंक। अब देखो बैंक कौन सा टेक्नोलॉजी मॉडल यूज करता है। पहला ऑप्शन कहता है फुली आउटसोर्स मॉडल, यानी पूरी तरह से आउटसोर्स है, दूसरी कंपनी बना के दे रही है हमें सब प्रोडक्ट। दूसरा है पार्शियली आउटसोर्स मॉडल, यानी कुछ काम दूसरी कंपनी हमें बना के दे रही है, कुछ हम बना रहे हैं। तीसरा इन हाउस मॉडल, पूरी तरह से हम ही डेवलप कर रहे हैं। और चौथा एनी ऑफ द अबव, इन चारों में से कोई एक। अब देखिए, अगर हम बात करें द टेक्नोलॉजी मॉडल अडॉप्टेड बाय द बैंक आर की, अगर हम बात करें तो कोई भी, चाहे आउटसोर्स की बात करें, चाहे इन हाउस की बात करें, इन हाउस की बात करें, और चाहे इन हाउस प्लस आउटसोर्स आउटसोर्स मॉडल की बात करें, तो ये तीनों में से कोई भी मॉडल यूज किए जा सकते हैं। यानी इसका भी आंसर डी होगा। यानी अगर हम बात करें तो एनी ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, ये आपकी मैकमिलन की किताब के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपके लिए लेके आएंगे मॉड्यूल सी एक क्लास में। ठीक है, सो एबी बैंक हैज कलेक्टेड डेटा विद रिस्पेक्ट टू द नीड ऑफ इट्स कस्टमर। एबी बैंक एक बैंक है जिसने कलेक्ट किया डेटा अपनी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। इट डेवलप अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, और इन्होंने उसी के आधार पर अपना प्रोडक्ट डेवलप किया। What type of information has the bank collected and analyzed? तो इनमें से वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो बैंक ने कलेक्ट की और एनालाइज की? स्ट्रेटेजिक क्या होना चाहिए? स्ट्रेटेजिक क्या होना चाहिए? स्ट्रेटेजिक। तो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है किसने? बैंक ने। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। टेक्नोलॉजी एंड रिटेल बैंकिंग आर। टेक्नोलॉजी का जो आज बैंक यूज कर पा रहे हैं जिससे वो अपनी रेंज बढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक अपने प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, तो वही यहां पे लिखा गया कि टेक्नोलॉजी और रिटेल बैंकिंग आर एक दूसरे के क्या है? इंस्पिरेबल। क्या लिखा है? इंस्पिरेबल है, सेपरेबल यानी अलग अलग है, कंप्लीमेंट्री है, यानी टेक्नोलॉजी लोगे तो रिटेल बैंकिंग मिलेगी, रिटेल बैंकिंग लोगे तो टेक्नोलॉजी मिलेगी, और सप्लीमेंट्री है, अगर रिटेल बैंकिंग नहीं है तो टेक्नोलॉजी आ जाएगा, टेक्नोलॉजी नहीं है तो रिटेल बैंकिंग आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो इंस्पिरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंस्पिरेबल, यानी इंस्पायर करता है। क्या करता है? इंस्पायर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, जिसे आप इफ्टास कहते हैं, IFTAS कहते हैं, हैज बीन एक्वायर्ड बाय। इसको एक्वायर्ड कौन करता है? तो आपको बता दें IFTAS RBI की सब्सिडरी है। किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। किसकी सब्सिडरी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या है? सब्सिडरी है। ठीक है दोस्तों, तो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज इज अ होल्डी ओन्ड सब्सिडरी of the Reserve Bank of India that design, deploy, provides the essential IT related services। IT related सर्विस के लिए आरबीआई ने एक बॉडी बनाई और उस बॉडी का नाम है IFTAS। क्या नाम है दोस्तों? IFTAS। ठीक है दोस्तों,
और इसकी ओनर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनर है। ठीक है दोस्तों, our flagship payment product and services are critical part of Indian financial infrastructure, connecting banking and financial institution across the country, reliability and security या securely आप कह सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द फंक्शंस आई perspective, banking technology has mainly how many important dimensions? जब आप बैंकिंग टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो आपको बताना है कि from the function I perspective, banking technology has mainly how many dimensions? तो जब आप किताब पढ़ोगे तो वहां पे खुद लिख के आएगा 3 डायमेंशंस। कितने डायमेंशंस हैं? 3 डायमेंशन है, और वो तीनों डायमेंशन भी पढ़ लेते हैं। पहला डायमेंशन क्या कहता है? द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट हार्डवेयर फॉर कंडक्टिंग बिजनेस and servicing the customer through various delivery channel and payment system, and the associated software constitute one dimension of the banking technology। यानी जो बैंक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बैंक क्या यूज कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में जो पहला डायमेंशन है वो क्या है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, पहला डायमेंशन है ये, फर्स्ट डायमेंशन है। ठीक है, दूसरा डायमेंशन क्या कहता है देखते हैं। On the other hand, the use of advanced computer science algorithm to solve several interesting marketing related problems at the customer segmentation, customer scoring, target marketing, market basket analysis, cross selling, upselling and customer retention etc. faced by the bank to reap profit and outperform their competitor constitutes the second dimension of the बैंकिंग। तो सेकंड डायमेंशन में क्या आ रहा है? बैंक जितना भी एआई का यूज करके अपने काम को आगे बढ़ा पा रहा है वो सेकंड डायमेंशन है। और थर्ड डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तो मोर ओवर बैंक कैन नॉट इग्नोर द रिस्क दैट अराइज इन कंडक्टिंग बिजनेस विद अदर बैंक्स एंड सर्विसिंग देयर कस्टमर। जब भी कोई बैंक अपने कस्टमर को सर्विस देता है या अदर बैंक के साथ जुड़ता है तो वहां पे रिस्क अराइज होता है, नो प्रॉब्लम, फॉर अदरवाइज देयर वेरी एक्सिस्टेंस वुड बी एट स्टेक। ये भी एक जरूरत है, जगह है। दस द क्वांटिफिकेशन, मेजरमेंट, मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिस्क। तीसरा क्या है? रिस्क को मैनेज करना। तीसरा क्या है? रिस्क को मैनेज करना। किसको? रिस्क को मैनेज करना, ये तीसरा डायमेंशन है। सो कभी भी पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि इंपॉर्टेंट डायमेंशंस टेक्नोलॉजी के मामले में, बैंकिंग टेक्नोलॉजी में कितने हैं, तो आप आंसर लगा दोगे 3 डायमेंशंस। कितने डायमेंशंस हैं? 3। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। बैंकिंग टेक्नोलॉजी इज अ डिसिप्लिन विच डील्स विद। बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो किसके साथ डील करता है? पहला फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर कहता है कंप्यूटर साइंस एंड मार्केटिंग साइंस, और फिर कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो बैंकिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही, टेक्नोलॉजी में यहाँ क्या क्या आता है? फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट आता है, बिल्कुल आ जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा। कंप्यूटर साइंस एंड मार्केटिंग साइंस भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी है। तो टूवर्ड्स द एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए, अगर आप देखो तो बैंकिंग में जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, द फर्स्ट मोस्ट नोटेबल टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री वॉज द इवेंट ऑफ। सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था वो क्या था? डाइनर्स क्लब का क्रेडिट कार्ड है ये। ठीक है दोस्तों, या एटीएम, या ऑनलाइन बैंकिंग, या मोबाइल बैंकिंग। तो अब आपको आंसर देना है, और 8वें नंबर का आंसर जो है वो ये है कि डाइनर्स जो क्लब था जो सबसे पहले क्या लेके आया था? क्रेडिट कार्ड लेके आया था। जहां क्रेडिट कार्ड के आने से एक सुविधा हो गई कि आपको पैसा अपने पर्स में रख के नहीं चलना था, अब आप कार्ड यूज कर सकते थे और अपनी शॉपिंग परचेजिंग कर सकते थे। ठीक है, सो ये एक बड़ा डायमेंशन था जिसको यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिटेल बैंकिंग। तो आपको बताना है इनमें से रिटेल बैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो वो कौन सा काम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना हो सकता है? पासबुक अपडेशन कियोस्क। आपने देखा बैंक की ब्रांच के बाहर एक मशीन लगी है जहां पे आपको पासबुक पे क्यूआर कोड होता है जो कि बैंकर अंदर पहले से ही अपडेट कर देता है। बस आप उस मशीन के आगे वो क्यूआर कोड जैसे स्कैन करेगा वो आपके अकाउंट से रिलेटेड संबंधित डेटा ढूंढ लेगा और आपकी पासबुक पे एंट्री कर देगा। तो ये भी एक काम है। चैटबॉट,
बिल्कुल आप जिस पे डिस्कशन करते हैं, कैश डिपॉजिट मशीन सीडीएम, टेलर काउंटर जहां पर कैशियर बैठते हैं और आपका पैसा मैनेज करते हैं यानी एम्प्लॉय, तो यही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बिना हो रहा है, बकाया सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के टास्क हैं, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट इन क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन सेगमेंट इज मेनली ड्यू टू, आपको बताना है कि जो क्रेडिट कार्ड है या पर्सनल लोन है यहां पर रीपेमेंट के मामले में डिफॉल्ट हो जाता है, और इसके पीछे पूछा है कि रीजन क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो पहला है जेन्युइन डिफॉल्ट ड्यू टू रीजन बियॉन्ड द बोरोवर्स कंट्रोल, यानी जेन्युइन रीजन है और बोरोवर जो जमा नहीं कर पाया उसके पीछे जेन्युइन रीजन, यानी वो ऐसी स्थिति में फंस गया जहां पर वो मैनेज कर ही नहीं सकता था, ठीक है। दूसरा बिलफुल डिफॉल्टर वेयर द डिफॉल्ट इज इनी, क्या लिखा, इंटेंशनल, तो एक बिलफुल डिफॉल्ट होता है जहां मेरे पास पैसा है, मैं फॉर्च्यूनर से घूम रहा हूं लेकिन लोन चुका नहीं रहा हूं, तो वो इंटेंशनल है। फिर लिखा एनी वन ऑफ द अबव और बोथ ऑफ द अबव। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती, है ना, या तो जेन्युइन होगा या तो जेन्युइन होगा या फिर क्या होगा, बिलफुल होगा। कैसा होगा दोस्तों, बिलफुल। तो आप इनमें से आइदर केस लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे, आइदर, या तो एक सही होगा या तो बी सही होगा, यानी जो सही आंसर है वो सी होगा, एनी ऑफ द अबव, नॉट बोथ ऑफ द अबव, इज एनी ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रिकवरी ऑफ लोन थ्रू लोक अदालत, अगर आपने डिफॉल्ट हो गया है और लोक अदालत के थ्रू रिकवरी हो रही है तो वो मैक्सिमम लिमिट कितनी है जितने रुपए तक लोक अदालत काम करेगा, तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 20 लाख रुपए तक का अगर डिफॉल्ट है तो वहां पर लोक अदालत यानी लेस देन 20 लाख तक लोक अदालत अपना काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म एंड कंडीशन फॉर रिपोजेशन एज पर द रिकवरी पॉलिसी शुड कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजन, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला, नोटिस प्रायर बिफोर टेकिंग पोजीशन, अगर आप बैंकर हैं और आप पोजीशन लेने जा रहे हैं, डिफॉल्ट हो चुका है, लोन डूब रहा है, तो आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 12 का नोटिस देना पड़ेगा। फिर लिखा है सर्कमस्टांसेस अंडर विच द नोटिस पीरियड कैन बी वेव्ड, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं जहां पर नोटिस पीरियड को वेव हटाया जा सकता है। द प्रोसीजर फॉर टेकिंग पोजीशन इज द सिक्योरिटी, ये सही है। A provision regarding final chance to be given to the borrower to repayment the loan before sale or auction of the property, तो यहां पर चारों ही ऑप्शन सही हैं, यानी all of the above is the correct answer, और ये चारों ही घटनाएं घटती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस है ये सरफेसी के तहत अपनाया जाता है, किसके तहत, सरफेसी के तहत, सरफेसी के तहत, सरफेसी एक्ट 2002, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब बोरोवर या जो लोन है, बोरोवर या जब हम बात करें तो बोरोवर की जगह हम एसेट करते हैं ना, जब ये एसेट क्या बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग, क्या बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग यानी बैड लोन बन जाता है, या एनपी आप कह सकते हो, तो इनके ऊपर कार्रवाई सरफेसी एक्ट के तहत होती है। लेकिन सरफेसी एक्ट तभी काम करेगा जब सिक्योर्ड लोन होगा। तो बैंक क्या करता है, बैंक पहले नोटिस देता है कि भैया हमारा पैसा दे दो, 60 दिन का नोटिस। अब इसके बाद भी अगर ये रीपेमेंट करने को मना कर देते हैं तब बैंक जिस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन दिया था उस पे क्या लेगा, पोजीशन, क्या ले लेगा, पोजीशन लेगा, और इसके लिए रिकवरी चालान काटेगा। पोजीशन लेने के बाद अब इसका अधिकार किसके पास, बैंक के पास आ जाएगा। तो बैंक क्या करेगा, सेल कर सकता है, लीज पे प्रोवाइड कर सकता है और अपना पैसा रिकवर कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रिकवरी प्रोसेस, जो रिकवरी प्रोसेस उसके पीछे रीजन क्या है, तो एक ही रीजन है भाई, मेरे एनपीए बढ़ रहा है, मेरा पैसा डूब रहा, तो मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा निकल आए और एनपीए कम हो जाए, तो बस रिड्यूसिंग एनपीए इज द करेक्ट आंसर, रिड्यूसिंग एनपीए इज द करेक्ट आंसर, इसमें तो कोई ज्यादा टेंशन है ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप टॉवर्ड कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू डिसीजन, इनएक्शन कहा जाता है जब भी डेटा का कन्वर्जन किया जाएगा डिसीजन में। तो इन्होंने पूछा है नॉट अ स्टेप टॉवर्ड, प्रोसेस होता है स्टेप, इंफॉर्मेशन होता है, डिसीजन होता है, इनएक्शन कोई शब्द नहीं होता, वहां पे कोई स्टेप और प्रोसेस नहीं होता, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द कस्टमर चूज अ बैंक मेनली ऑन विच ऑफ द फैक्टर, कौन से फैक्टर के लिए द कस्टमर चूज अ बैंक, कोई कस्टमर बैंक को चूज करता है मेनली ऑन विच ऑफ द फैक्टर, किस फैक्टर के लिए, सबसे पहले द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिससे वो आसानी से अपना बिजनेस कर पाए, द क्वालिटी ऑफ पर्सनल एंड सर्विसेज, द रेंज ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज,
एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो द फैक्टर अफेक्टिंग इशूज रिलेटेड टू MIS आर मेनली। अब MIS के साथ वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं? ह्यूमनिस्टिक फैक्टर इफेक्ट करता है, बिल्कुल 7-8 लाइन लिखी है किताब में। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर इफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। इन्वायरमेंटल करता है, बिल्कुल करता है। यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सभी फैक्टर, ये तीनों ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं इशू रिलेटेड जो कि MIS से आते हैं, MIS पे आते हैं। ठीक है, चलिए। Which of the following statement is appropriate in respect of securitization process? Securitization आपने सभी ने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो बैंकिंग वाला पर, किस पर? बैंकिंग वाला पर हमारा एक सेशन डला हुआ है सिक्योरिटाइजेशन के नाम से। आपको जाना है, वहां क्लिक करना है और हमारा सेशन पढ़ लेना है। चित्र बना के बढ़िया से समझाया। सिक्योरिटाइजेशन कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। 2 लाइन में हम समझा देते हैं जिससे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। सिक्योरिटाइजेशन क्या है कि मान लीजिए कोई बैंक है, ये एक बैंक है, ठीक। इस बैंक ने 500 करोड़ का लोन दे रखा, 500 करोड़ का इन्होंने होम लोन दे रखा। चलिए, होम लोन दे रखा है, ठीक है। अब इस बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इनका पैसा तो यहाँ फंसा लॉन्ग टर्म के लिए। तब बैंक क्या करता है? बैंक किसी SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो होता है, इनको अपना लोन सेल करता। ठीक, अब ये 500 करोड़ इनने दे रखा है तो ब्याज के साथ तो इनको 700 करोड़ मिलना है। अब बैंक क्या करेगा? मान लो 600 करोड़ में इनको बेच देता है SPV को, ठीक। अब SPV वही लोन लेगा जो स्टैंडर्ड एसेट्स होंगे, यानी जहां पे डिफॉल्ट के चांसेस कम होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अब SPV क्या करेगा? इस लोन को काय में कन्वर्ट करेगा? सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में कन्वर्ट करेगा, ठीक। और इनकी क्रेडिट रेटिंग करवाएगा और यहाँ पे कोशिश करेगा कि रेटिंग अच्छी आए। अगर अच्छी A+ रेटिंग आ जाती है या आती ही है तो फिर क्या करता है? इनकी सिक्योरिटीज को मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, किसके थ्रू? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या करेगा? इन्वेस्टर से पैसा निवेश कराएगा। तो पहला स्टेप क्या है यहाँ पे? बैंक ने SPV को बेचा, और सेकंड क्या है? SPV ने किसको बेचा? इन्वेस्टर को बेचा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को अब देखो, बैंक को क्या मिल गया? इसका पैसा फंसा था, इसको 600 करोड़ मिल गया। अब ये 600 करोड़ से फिर से बिजनेस कर पाएगा, ठीक। और SPV ने क्या किया? खरीद के इन्वेस्टर से पैसा निवेश करा लिया और सिक्योरिटीज दे दी। तो इसी को सिक्योरिटाइजेशन कहा जाता बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सॉरी, देखिए, तो द लेंडर फर्स्ट सिलेक्ट द एसेट्स दे वांट टू सिक्योरिटाइज। पहले लेंडर वो एसेट सिलेक्ट करेगा जिन्हें सिक्योरिटाइज कराना, और हमेशा याद रखिएगा इस समय क्या होता है? होमोजीनियस होना चाहिए, जो भी एसेट है वो होमोजीनियस। द इशूअर स्पेशल पर्पस व्हीकल मेक्स पेमेंट टू द लेंडर फॉर द लोन सिक्योरिटाइज, बिल्कुल ठीक है। द एसेट्स आर कन्वर्ट इनटू अ पूल ऑफ सिक्योरिटीज बाय लेंडर फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग पास थ्रू सर्टिफिकेट। द PTC आर सोल्ड टू अदर इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट। अब इन्होंने पूछा क्या है? वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट, है ना। एक स्टेटमेंट बताना है जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो यहां पर अगर हम बात करें, क्या ये 3 जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, अभी आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन यहां पे है दोस्त, क्वेश्चन यहां पे है। पहला कहता है कि पहला तीसरा सही है, B कहता है दूसरा और चौथा सही है, C कहता है पहला दूसरा और चौथा सही, तीसरा गलत है, लेकिन D कहता है चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो यहां पर चारों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि मैंने चारों ही आपको बताया हूं, वही स्टेप हैं जो फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है। What does सिक्योरिटाइजेशन मीन? सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है? डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज टॉवर्ड्स रिकवरी ऑफ लोन ओवरड्यू, पुलिंग इंडिविजुअल लोन एंड सेलिंग एज अ पैकेज, trading in securities and other market instruments, issuing new securities for a bank to raise money for lending, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सिक्योरिटीज है उनको पूल करना, है ना, और सेल कर देना पैकेज को, जिससे कि पैसा मिल सके। तो यहाँ पे B इज द करेक्ट आंसर। सिक्योरिटाइजेशन कैन बी इफेक्टेड फॉर, किसके लिए इफेक्टेड होता है? सिक्योरिटाइजेशन हमेशा स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए इफेक्टेड होता है, क्योंकि जिनके पास ड्यू डेट है, जो रीपेमेंट आ रहा है, उनकी बात यहाँ पे की जाएगी। तो स्टैंडर्ड एसेट्स होना चाहिए, एक बार देख लीजिए। ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। रिलेटेड अकाउंट्स भी होगा, रेटेड अकाउंट्स बिल्कुल सही, और स्टैंडर्ड एंड सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 20, RBI हैज सिंस रिवाइज रिड्यूस मिनिमम होल्डिंग पीरियड फॉर सिक्योरिटाइजेशन। तो जो MHP होता है सिक्योरिटाइजेशन में, वो
12 मंथ से 6 महीना हो गया है अकॉर्डिंग टू आरबीआई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी किताब में ही लिखा है, मैं बता देता हूँ, वो किताब में जो चित्र बना हुआ है वहां पे नीचे लिखा है कि आरबीआई हैज सिंस रिवाइज रिड्यूस मिनिमम होल्डिंग पीरियड फॉर 12 मंथ टू 6 मंथ, यानी 6 महीने तो अपने पास आपको उस एसेट को रखनी पड़ेगा, तभी सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में जाएंगे। द रिवाइज नॉर्म फॉर सिक्योरिटाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द वॉल्यूम ऑफ लोन दैट लेंडर सेल टू इन्वेस्टर। NARCL हैज बीन सेटअप बाय, देखो अगर हम बात करें NARCL में जो 51%, ये देखो दो चीजें बनाई गई थी, दो बैड बैंक आपने सुना होगा ना, बैड बैंक जो बनाए गए थे, दो बैड बैंक थे, एक था NARCL जहां 51% शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है, दूसरा है IDRCL। कौन सा है? IDRCL। तो जो NARCL है इसको कॉन्स्टिट्यूट किसने किया था? बाय बैंक, बैंकों के द्वारा स्टेब्लिश किया गया, तो इसका सही आंसर बैंक है। NARCL जिसे बेड बैंक कहते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन 2021, है ना, 2021 में इनकॉर्पोरेट किया गया विद द ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2750 करोड़, यानी इतने के ये शेयर मार्केट में जारी कर सकते हैं, और इतने में से जो पेड अप कैपिटल है जिसको पेड किया गया वो है 1400 करोड़। RBI has given license to NARCL on 4 अक्टूबर 2021 अंडर सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट, क्योंकि सरफेसी एक्ट क्या करता है? सिक्योरिटाइजेशन की बात करता है, और वहां पर NARCL भी बैंक से बेड लोन को परचेस करेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक विल हैव 51% शेयर होल्डिंग इन द कंपनी एंड बैलेंस बाय अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर इन्वेस्टर्स। गवर्नमेंट गारंटी वर्थ रुपीज 30600 करोड़ टू द सिक्योरिटी रिसिपेंट्स इशूड बाय द NARCL। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक और पॉइंट आ जाता है, वो पॉइंट क्या है? IDRCL, सो इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी, IDRCL। IDRCL has been incorporated on 3rd September 2021 with authorized capital of rupees 50 crore and paid up capital of rupees 20 crore. State owned banks will have 49% stake balance with प्रीव्यू सेक्टर लेंडर्स। तो देखो यहाँ पर जो सरकारी बैंक है उनका 49% ही स्टेक है। ठीक है, तो ये था सर आपका मॉड्यूल बी जो हम आपके लिए लाए थे। आप हमारे इन्हीं क्लासेस के लिए, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, PDF के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है JAIIB और CAIB वाला, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे मैकमिलन रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की हम पढ़ेंगे मॉड्यूल C। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही।